अध्याय 191। तो देवी को भी अंडरगारमेंट्स पहननी पड़ती है। खुद कंबल ओढ़ाने में कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है गुरु के पास से कुछ और कंबल उधार लेने पड़ेंगे। अर्जुन शरारती मुस्कुराहट लेकर एकलता के कमरे की तरफ चला। बड़े हॉल के बगल में एक छोटा आंगन था जिसमें एक मंडप था। एकलता उसी मंडप में रहती थी जिसमें 2 मंजिलें थीं। क्योंकि अर्जुन ने कभी एकलता की अद्भुत और शालीन फिगर की सिलुएट यहाँ देखी थी, इसलिए वो जगह उसे काफी परिचित थी। जैसे ही वो मंडप पर चढ़ा उसे पता चला कि सीढ़ियां लकड़ी की थीं और एक पुराना सा एहसास दे रही थीं। सीढ़ियों का हल्का हरा रंग बहुत सुंदर था। अर्जुन सिर हिलाकर अपना दिमाग रोक नहीं पा रहा था कि लाडेश्वरी को हमेशा एकलता इसी मंडप पर उठाकर लाती थी और ये उसका पहला मौका था जब वो यहाँ आया था। एक रात बच्ची ने ऊपर से चिल्लाया था, पापा ऊपर आओ, बुआ के साथ सोते हैं। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। ये बच्ची सच में एक परी थी, कहीं भी कभी भी उसे भूलती नहीं थी। दरवाजा धकेलते ही उसे एक छोटा बैठक हॉल दिखा। ये जगह अग्निज्वाला के हॉल से अलग थी। एकलता का हॉल सादगी रखकर बनाया गया था। 2 कतार बर्फ जैसे सफेद सोफे थे, सफेद दीवारें और सफेद फर्श। पूरे कमरे में धूल का एक कण भी नहीं था। एक को बैंगनी रंग पसंद था तो दूसरी को सफेद। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल भी ऐसा ही था। एकलता बच्ची को बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहनाती थी। किस्मत से बच्ची सफेद में बहुत प्यारी और खूबसूरत लगती थी। 2 सोफों के अलावा कुछ सफेद अलमारियां भी लगी हुई थीं। अर्जुन धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा और उसकी धड़कनें तेज होती गईं। अर्जुन ने खुद को कमजोर कहकर डांटा जब वो बेडरूम की तरफ जा रहा था। वो बस एक खूबसूरत लड़की के बेडरूम में जा रहा था तो इतना घबरा क्यों रहा था? कितना कमजोर है। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही अर्जुन को बहुत शांति महसूस हुई। कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसमें सिर्फ एक बिस्तर और एक अलमारी थी। बिस्तर भी छोटा था, 2 लोगों के सोने के लिए काफी नहीं था। चादर और कंबल बिल्कुल सीधे थे, एक झुर्री भी नहीं थी। बिस्तर के पास जाते ही एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक में गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मेरी देवी जैसी, गुरु जैसी ही खुशबू। छोड़ो, कोई भी 2 कंबल उठा लेता हूँ। जब उसने 2 कंबल उठाकर जाने लगा तो उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिससे वो जमकर खड़ा रह गया। कंबल में एक सफेद रंग की पैंटी फंसी हुई थी। तो देवी को भी पैंटी पहननी पड़ती है। अर्जुन की आंखें उस सफेद पैंटी पर फंस गईं और चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। कपड़ा पतला लग रहा था और उसमें से एक आकर्षक अदा आ रही थी। एक हाथ में कंबल पकड़े अर्जुन ने धीरे से दूसरा हाथ पैंटी की तरफ बढ़ाया। छूते ही अर्जुन को बहुत उत्साह हुआ। कपड़ा बहुत चिकना था और उसमें खुशबू आ रही थी। ये खुशबू उसकी देवी जैसी गुरु और उनके बेडरूम की खुशबू से बिल्कुल एक जैसी थी। एक पल सन रहने के बाद अर्जुन को लगा कि वो बहुत कमीना है। उसने पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था। होश आते ही उसने जल्दी से पैंटी वापस बिस्तर पर रख दी और जोर की रफ्तार से मंडप से भाग गया। अपने कमरे में वापस आकर देखा कि शिखा सिंह अभी भी सो रही थीं। अर्जुन ने उन पर और कंबल डाले और फिर अपने स्पेशियल रियल में जाकर एक कछुआ पकड़ा। सर्व पोषण सूप मर्द के हथियार की ताकत बढ़ाता था, साथ ही शरीर को पोषण भी देता था और जख्मी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद था। इसलिए अर्जुन ने शिखा सिंह के ठीक होने के लिए सर्व पोषण सूप तैयार किया था। जैसे ही अर्जुन ने पकाना शुरू किया, शिखा सिंह की नींद टूट गई। अर्जुन को और अपने ऊपर पड़े कंबलों को देखकर उन्होंने हाथ बढ़ाए कंबल उठाने के लिए। अर्जुन जल्दी से गया। मैं कर लूंगा। कंबल उठाकर अर्जुन ने प्यार से शिखा सिंह को देखा। जो भी करना हो मुझे करने दो। शिखा सिंह के चेहरे पर एक अस्वाभाविक लाल रंग आ गया। अच्छा, मुझे पता है, शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं मदद करता हूँ। अर्जुन ने शिखा सिंह को उठाया और दूसरे कमरे की तरफ ले गया। मैं खुद कर लूंगी, तुम बाहर जाओ। शिखा सिंह ने सिर झुकाए अर्जुन की तरफ देखने से डर रही थीं। देखो तुम्हारी चोटें कितनी गंभीर हैं, हिलना मत। वैसे भी तुम्हारे शरीर का कोना कौन सा ऐसा है जो मैंने नहीं देखा हो? अर्जुन ने उनकी स्कर्ट उतारते हुए बोला। शिखा सिंह इतनी शर्मा गईं कि उन्होंने सिर अर्जुन की गोद में छुपा लिया। अर्जुन के हाथ कई बार ऐसी जगहों पर लग गए जहां नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अर्जुन जानता था कि शिखा सिंह जख्मी भी हैं, इसलिए उसने गलत तरीके से छूने की कोशिश नहीं की। लेकिन उनकी त्वचा की चिकनाहट से उसका दिल खुजलाने लगा। बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई तो अर्जुन ने बोला, शिखा सिंह, कोई परेशानी है? पेशाब नहीं हो रहा? अर्जुन ने उन्हें आधा उठाकर कान में हंसकर धीरे से बोला, तुम यहाँ हो तो मैं नहीं कर पा रही। शिखा सिंह की शर्मीली आवाज गूंजी जिसमें एक अजीब सी मादकता थी। आराम से करो, तुम्हें देखने या सुनने की इजाजत नहीं है। बहुत देर बाद आखिरकार पानी गिरने की आवाज आई। शिखा सिंह इतनी शर्मा रही थी कि अर्जुन की तरफ देखने से मना कर रही थी जब वो उन्हें वापस बिस्तर पर ले जा रहा था। अर्जुन ने गीले तौलिए से उनका चेहरा और हाथ पोंछे। शिखा सिंह का जो आमतौर पर बर्फ जैसा ठंडा चेहरा था वो शर्म के मारे लाल हो गया था। कुछ देर बाद वो मदहोश करने वाली खुशबू फैल गई।
शिखा सिंह ने खुशबू सूंघी तो उनका चेहरा ऐसा लगा जैसे साफ धूप की किरणें पड़ी हों। चेहरे की लाली बहुत साफ दिख रही थी। उन्हें याद आया जब अर्जुन और उनकी पहली बार शारीरिक संबंध हुए थे। तब भी अर्जुन ने यही सूप बनाया था। इस सूप की खुशबू भूलने वाली नहीं थी। सूप ही एकमात्र बात नहीं थी जो भूलने वाली थी। हर बार उस वक्त को याद करती तो उनके गाल जलने लगते। उसने वो काम पहले क्यों किया और ऐसी शर्मनाक बात कैसे कर गई? क्या अर्जुन सोचता होगा कि वो आसान लड़की हैं और अच्छी औरत नहीं है? क्या सोच रही हो? इतनी खोई हुई क्यों हो? अर्जुन ने सर्वपोषण सूप का बड़ा कटोरा लेकर आया और हल्का मुस्कुराया। शिखा सिंह अर्जुन की बातों से होश में आईं। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन सूप का कटोरा लेकर उनके बिस्तर के पास आया। उसने चम्मच से सूप निकाला और धीरे से फूंक मारी। सामने सूप देखकर शिखा सिंह ने शर्म से पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं आसान हूँ? अर्जुन बेवकूफ की तरह शिखा सिंह को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि आधे दिन बाद उन्हें क्या हो गया। ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या कह रही हो? तुम बार बार उस बात का जिक्र करते हो और कहते हो कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। क्या तुम औरतों को ऐसे नीचा देखते हो? मुझे तब नशा दिया गया था। शिखा सिंह लगभग रो देने वाली थीं। दांत पीस कर बोली। चेहरे पर शर्म थी जिससे अर्जुन को वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं समझा तुम क्या पूछ रही हो। ओह, तुम उस बात की पूछ रही हो। खैर, उसके बाद तुम मेरे साथ थोड़ी ज्यादा बर्बर हुई, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ बर्बर हो। अर्जुन ने हंसकर चम्मच शिखा सिंह के सेक्सी होठों के पास ले गया। तुम बुरे आदमी हो, बहुत बुरे। शिखा सिंह ने धीरी आवाज में बड़बड़ाई और फिर चम्मच का सूप पी लिया। शिखा सिंह, आह, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें कुछ बातें सिखाने दो, अर्जुन ने सूप खिलाते हुए बोला। शिखा सिंह चुप रहीं। एक आदमी था, हालांकि वो सस्ता आदमी था। उसकी जिंदगी में कुछ औरतें भी थीं जो उससे अच्छा बर्ताव करतीं, लेकिन उसे वो पसंद नहीं थीं। उसे सिर्फ वो औरतें पसंद थीं जो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती थीं। ऊपर से वो कहता था कि बीवी पटरानी से कम नहीं, पटरानी किसी और की बीवी से कम नहीं। दूसरे की बीवी के साथ करना सबसे बड़ी बात है और उसे बेहद मजा आता था। अर्जुन ने बोलते हुए शिखा सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनमें शक और अविश्वास था। ओह, मैं बाकी मर्दों के दिल की बात कर रहा था। मैं अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, बीच में बोल मत, बस मेरी बात पूरी सुनो और सूप पीते रहो। अर्जुन ने एक और चम्मच सूप शिखा सिंह के सेक्सी होठों में डाला। मर्दों को असल में चाहिए कि उनकी औरतें शालीन और खूबसूरत हों। एक अलग अदा हो जो सबको अपनी तरफ खींचे। ठंडी हो तो भी कोई बात नहीं। अगर दूसरे मर्द देखें कि ऐसी दूर की औरत को तुमने पा लिया तो और भी अच्छा। ये बाहर दिखाने के लिए है। घर में वो चाहता है कि औरत परिपक्व, प्यार करने वाली, बच्चों का ख्याल रखने वाली, बुजुर्गों का इज्जत करने वाली हो और दूसरे मर्दों से ना फ्लर्ट करे। और रात को औरत में आग होनी चाहिए, अंदर की दैत्यनी बाहर निकल आए। अगर वो पागलपन की हद तक पहुंच जाए तो और भी अच्छा। अर्जुन ने शर्मीली शिखा सिंह को देखकर माहिर लगे भांग उड़ाते हुए बोला। कुछ देर चुप रहने के बाद अर्जुन ने चम्मच चम्मच करके शिखा सिंह को सूप पिलाया। फिर कटोरा भरा और फिर से खिलाने लगा। एक कटोरा खत्म होते ही दूसरा भरा और फिर से शुरू कर दिया। क्या मैं सुआ हूँ? शिखा सिंह ने बेसहारा होंठ फुलाकर बोली। अगर इस दुनिया में सुआ तुम जितने खूबसूरत होते तो मर्द औरतों को क्यों ढूंढते? सीधा सुआ ढूंढ लेते। अर्जुन ने वो चम्मच जो शिखा सिंह ने कई बार मुंह में डाला था अपने मुंह में डाल लिया। शिखा सिंह की धड़कनें तेज हो गईं जब उन्होंने देखा कि अर्जुन उस चम्मच को चूस रहा है। उन्हें अर्जुन की अभी बताई हुई टेढ़ी बातें याद आईं और सोचने लगी कि क्या इसने जो कुछ बोला उसमें से कुछ भी सच है। अर्जुन ने कुछ और कटोरे पिए। दिन अभी बाकी था तो उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण से शिखा सिंह के जख्म ठीक किए। चोट नाभि के पास थी और एक छेद होकर निकली थी। सोने की सुइयों की रहस्यमय तकनीक, स्वर्ण घाव औषधि, स्वर्ण कछुए के 2 बूंद खून और कुछ छोटे जीवन वापसी गोली के साथ ये चोट अर्जुन के लिए कुछ नहीं थी। जब शिखा सिंह महसूस करती कि अर्जुन के हाथ उनकी नाभि को छू रहे हैं तो वो अर्जुन की तरफ देखने से डरती और नजरें दूसरी तरफ मोड़ लेती। अध्याय 192 बुरे आदमी और बुरे अंडे में क्या फर्क है? ताम्र कुल के हटने के बाद विद्यालय प्रतियोगिता का मूड उतर गया। खासकर ताम्रतु की मौत की इच्छा और ताम्र कुल को दी गई चेतावनी सुनने के बाद। ताम्र कुल के लिए रास्ता छोड़ दो और ताम्र कुल के लोगों को मेरी बात कुल के मुखिया तक पहुंचाने दो। मेरे लिए बदला मत लेना, बदले के बारे में सोचना भी मत और 100 साल तक चांदी भाला नगर से बाहर ना निकलें। ये बात साफ तौर पर हार मानने का इशारा था। इससे अर्जुन और आकाश तलवार विद्यालय को पता चला कि ताम्रकुल ने तय कर लिया है कि आगे चलकर वो चांगलांग देश के मामलों में शामिल नहीं होगा। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया, आकाश तलवार विद्यालय का एक छोटा लड़का इतनी ताकतवर कैसे हो गया। चांगलांग देश में ऊंची रैंकिंग वाले चांदी भाला नगर ने हार मान ली। उन्होंने उस पार्टी के सामने अपना सिर झुका दिया जिसने उन्हें ये हाल किया।
क्या आकाश तलवार विद्यालय का ये लड़का सच में इतना ताकतवर हो गया था? कुछ सफेद बालों वाले बुजुर्गों ने सिर हिलाकर एक लंबी सांस ली। वो लोग बात का अंदाजा लगा रहे थे। हालांकि अर्जुन अभी चांगलांग देश में अपनी मर्जी से हर काम करने लायक नहीं था, लेकिन आकाश तलवार विद्यालय की हिफाजत में रहकर उसे कोई क्या नुकसान पहुंचा सकता था। 10 या 20 साल बाद वो कितना ज्यादा ताकतवर हो जाता। ताम्रतु भी बहुत बुरा था, और जब उसे लगा कि वो इस लड़के को नहीं मार सकता तो उसे मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया। ताम्रतु दूरदर्शी था। उसे डर था कि ताम्रकुल के लोग समझदारी नहीं करेंगे और अर्जुन से बदला लेने की कोशिश करेंगे। वो तर्क में हार चुके थे। अर्जुन आकाश तलवार विद्यालय के नीचे था तो विद्यालय उन्हें मनमर्जी करने कैसे देता। 10-20 साल बाद ताम्रकुल को शायद इस क्रूर और बेदर्द लड़के से पूरी तरह सफाया होना पड़ सकता था। शतायुष ने मुस्कुराकर प्रतियोगिता देखी। पहले गोंगसुन सानिक्यान को हमेशा उतरना पड़ता था और अपनी दिव्य अवस्था की 8वीं श्रेणी की ताकत से विरोधियों को हराता था। इसकी वजह ये थी कि सबको पता था कि शतायुष की चोट की वजह से उनकी ताकत एकलता से भी कम हो गई थी। अर्जुन से मिलने के बाद वो चोट जो कई दिव्य अवस्था वाले रसायनाचार्यों को 10 साल से परेशान कर रही थी वो ठीक नहीं हुई, बल्कि उन्हें दिव्य अवस्था की 8वीं श्रेणी की पूरी ताकत वापस मिल गई। सबसे जरूरी बात यह थी कि अर्जुन जैसी दुर्लभ प्रतिभा आकाश तलवार विद्यालय में होने से विद्यालय के और ऊंचाइयां छूने या एक महाद्वीप पर कब्जा करने की बात नामुमकिन नहीं थी। बाहर प्रतियोगिता जोरों पर थी और अर्जुन बादल धुंध चोटी पर शिखा सिंह के साथ था। दोपहर में बच्ची की आवाज आई, पापा। शिखा सिंह सन रह गई उस अविश्वसनीय खूबसूरत बच्ची को देखते हुए जिसने अर्जुन को पापा बुलाया था। बड़ी बड़ी आंखें क्रिस्टल जैसी थीं, लंबी पलकें थोड़ी उभरी हुई थीं और प्यारी छोटी नाक उत्साह से ऊपर उठी हुई थी जब वो कमरे में घुसी। शिखा सिंह को देखकर उसकी बड़ी आंखें कुछ बार झपकी और फिर वो अर्जुन की तरफ मुड़ गई। शिखा सिंह पलक नहीं हटाते हुए बच्ची को देखती रहीं। फिर उन्होंने बेचैन अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर बोलीं, तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी कब से है? इतनी खूबसूरत है। मैंने उठाई है। आधे साल से ज्यादा हो गया। अर्जुन ने शर्म के मारे बोला, मुझे उठाया नहीं गया, उठाया नहीं गया। उठाई हुई चीजें सब कचरा होती हैं। लाडेश्वरी ने दुखी होकर बोला। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और कभी भी बह निकल सकते थे। उठाया नहीं गया, उठाया नहीं गया। लाडेश्वरी आसमान ने मुझे दी हुई एक छोटी परी है। अर्जुन पसीना पोंछते हुए जल्दी से बच्चों को खुश करने के अपने अनुभवी तरीके निकाले। बच्ची, क्या खुशबू सूंघ कर आए हो? अर्जुन ने बात बदली क्योंकि उसे पता था कि बच्ची खाने के लिए आई है। उसे याद आया कि जब बच्ची कमरे में घुसी थी तो उसकी नाक हिल रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी। बच्ची ने मुस्कुराकर जल्दी से हाँ कहा और उसकी आंखें कमरे में इधर उधर देखने लगीं। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। बचा हुआ आधा बर्तन सर्वपोषण सूप का गर्म किया और उबलने तक पकाया। एक कटोरा भरा और हर चम्मच फूंक मारकर ठंडा करके बच्ची को एक एक चम्मच खिलाया। शिखा सिंह सन रह गई जब उन्होंने देखा कि अर्जुन बच्ची को खिलाते हुए कितना खूबसूरत नजारा लग रहा था। फिर उन्हें याद आया कि अभी कुछ देर पहले अर्जुन ने उन्हें भी ऐसे ही खिलाया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे अगर ये बच्ची उनकी अपनी होती तो उन्हें बहुत खुशी होती। पेट भर गया। एक कटोरा खत्म करने पर अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, और चाहिए? लाडेश्वरी ने बगल में पड़े बर्तन की तरफ देखा। एक और कटोरा पीने के बाद उसने अपना पेट थपथपाया और एक अच्छी सी डकार ली। वो बाहर खेलने जाने ही वाली थी कि पीछे मुड़कर बोली, बुआ, आप बहुत खूबसूरत हैं। शिखा सिंह एक पल के लिए सन रही, फिर खुशी से मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट देखना दुर्लभ बात थी। बच्चों जैसी साफ मुस्कुराहट। बर्फ जैसा ठंडा चेहरा उस वक्त बहुत नर्म और गर्म हो गया और अर्जुन सन रह गया। बच्ची का असर बहुत ऊपर का था। बच्चे झूठ नहीं बोलते, खासकर लाडेश्वरी जैसी छोटी बच्चियां। वो सिर्फ सबसे खूबसूरत की तारीफ करती हैं। अपनी आंखों और दिल से खूबसूरती को जज करती हैं। अगर कोई औरत खूबसूरत हो लेकिन स्वभाव बुरा हो तो छोटे बच्चों के सामने वो भी बदसूरत लगेगी। जितनी छोटी उम्र होगी अच्छे बुरे को उतना अच्छे से पहचानेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 साल से कम का बच्चा किसी बुरे आदमी के हाथ में आते ही रोना शुरू कर देता है। तुम क्या कर रहे हो? शिखा सिंह ने पूछा जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने जूते उतारे और बिस्तर पर चढ़ गया। तुमसे बात करूंगा, मुझे भी थकावट है, थोड़ी देर लेट जाता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन ने कंबल उठाया और अंदर घुस गया। उसे अंदर से थोड़ी संतुष्टि हुई कि एक देवी के इस्तेमाल किए हुए कंबल का इस्तेमाल कर रहा है और बगल में अद्भुत खूबसूरती लेटी है। शिखा सिंह चुप रह गईं। बिस्तर पहले से छोटा था। एक के लिए ठीक था लेकिन 2 के लिए थोड़ा तंग था। उन्हें आदत नहीं थी और उन्हें थोड़ी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। अर्जुन ने शिखा सिंह का थोड़ा शर्माया हुआ ठंडा और खूबसूरत चेहरा देखा। बुरी बात यह थी कि वो सिर्फ देख सकता था क्योंकि वो जख्मी थी। अगर वो ठीक होती तो उसे उनके साथ बिस्तर शेयर करने का मौका शायद ना मिलता। शिखा सिंह, तुमने आखिरकार अपने हस्बैंड के लिए बिस्तर गर्म कर दिया। बहुत आराम है। अर्जुन ने मदहोश होकर बोला। तुम बुरे अंडे हो।
शिखा सिंह ने शरारत से बोला। शिखा सिंह, क्या तुम्हें पता है कि बुरे अंडे और बुरे आदमी में क्या फर्क है? अर्जुन करवट लेकर लेटा हुआ था और मुस्कुराकर बोल रहा था। उसने एक हाथ शिखा सिंह के पेट पर रखा और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण से उनके जख्म को ठीक करने लगा। शिखा सिंह को पेट पर एक गर्म और सुन्न सी फीलिंग हुई। जख्म पर थोड़ी खुजली हो रही थी। उन्हें पता था कि अर्जुन उनका जख्म ठीक कर रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन की थोड़ी दैत्य वाली और मदहोश करने वाली आंखों में नजरें डालने से बचा। क्या फर्क है? दोनों ही बुरे हैं, शिखा सिंह ने आंखें बंद रखकर बोला। अर्जुन हंसा और बोला, शिखा सिंह, मैं बताता हूं कि बहुत बड़ा फर्क है। बुरा आदमी वो है जिसका स्वभाव बुरा है, लेकिन बुरा अंडा, तुम्हें क्या लगता है उसमें क्या बुरा होगा? इतना बोलकर अर्जुन ने उस खूबसूरत चेहरे को देखा। आंखें कसकर बंद थीं और चेहरे पर लाली छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा काम करने का मन करे। शिखा सिंह, मुझे हैरानी है कि तुम हमेशा मुझे बुरा अंडा क्यों बुलाती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा? तुम हिम्मत मत करना, तुम बुरे हो और सिर्फ मुझे तंग करते हो। शिखा सिंह ने जानते हुए भी अर्जुन की बात के बीच में ही टोक दिया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अगली बात सुनने पर उन्हें बहुत शर्म आएगी। एक चुम्मा दो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कैसा रहेगा? अर्जुन ने बेशर्मी से अपना चेहरा आगे बढ़ाया। अच्छा नहीं है, एक साफ और तीखी आवाज गुस्से में बोली। बाएं चूमोगी या दाएं? कोई नहीं, तुम चूमोगी या मैं चूमूंगा? ध्यान से जवाब देना बच्ची, अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारा हस्बैंड जबरदस्ती करेगा। हे। अर्जुन ने ऐसा बोलते हुए हवा में हाथ बढ़ाया और शरारती जेस्चर बनाया। मैं जख्मी हूं और तुम मुझे तंग कर रहे हो, शिखा सिंह ने अर्जुन को बेचैन नजरों से देखकर बोला। अर्जुन को शिखा सिंह की बात ने जोरदार झटका दिया। बर्फ जैसी खूबसूरती नाराजगी कर रही थी। अर्जुन का सन रह जाना देखकर शिखा सिंह को अपना बदलाव पता चला और उन्हें बहुत शर्म आई। अध्याय 193। आतिशबाजी जल्दी ठंडी हो जाती है, सुंदरता क्षणभंगुर होती है। जब अंधेरा होने ही वाला था, एकलता आकाश तलवार चोटी से बादल धुंध चोटी लौट आईं। पूरा दिन उनका दिल बेचैन था। उन्हें अभी भी अर्जुन को अपने कंबल ले जाने देकर पछतावा हो रहा था। अब उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि अर्जुन उनका बेडरूम में ना गया हो। बाहर अलमारी में कंबल थे और वो दुआ कर रही थी कि अर्जुन ने अभी तक कंबल ना लिए हों। जब वो अपने कमरे में गईं और खासकर बेडरूम में, तो उनका चेहरा उतर गया। उनके 2 सेट कंबल गायब थे, लेकिन अभी उन्हें ये जरूरी नहीं लग रहा था। उन्हें पता चला कि उन्हें सुबह की पैंटी उठाकर रखने का मौका नहीं मिला। पहले वो कंबल के नीचे थी, लेकिन अब बिस्तर पर खुली पड़ी थी और साफ दिख रहा था कि किसी ने छुआ है। अचानक देवी का चेहरा सुबह की लाल किरण जैसा लाल हो गया। दुर्भाग्य से इस खूबसूरत नजारे को देखने वाला कोई नहीं था। मर जा अर्जुन, बदबू अर्जुन। जितना ज्यादा सोचती उतनी ज्यादा शर्म आती। कैसे उनकी पहनी हुई पैंटी उस लड़के के हाथ लग गई। कोई नहीं जानता था कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था। 3 साल बाद होने वाली विद्यालय प्रतियोगिता अर्जुन के आने से पटरी पर आ गई। बड़े और छोटे सबको लगा कि प्रतियोगिता अचानक फीकी लगने लगी। जब शतायुष ने दिव्य अवस्था की 8वीं श्रेणी की पूरी ताक दिखाई तो किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ऊपर से आकाश तलवार विद्यालय में एक बूढ़ा शैतान बंदर भी था जो दिव्य अवस्था के आखिरी पड़ाव पर था। क्या आकाश तलवार अमर जख्मी नहीं था? ये पहले से ज्यादा तजुर्बेकार और मजबूत कैसे हो गया? इस बात की चर्चा से कुछ लोगों ने उससे भिड़ने का इरादा छोड़ दिया। हालांकि प्रतियोगिता आमतौर पर 10 दिन चलती थी, लेकिन इस बार 5 दिन में खत्म हो गई। दूसरे विद्यालयों के लोग धीरे धीरे चले गए। पहले की प्रतियोगिताओं के मुकाबले ये इकलौती थी जिसमें आकाश तलवार विद्यालय सबसे ज्यादा कामयाब रहा। शतायुष ठीक हो गए थे तो सब डर गए। ऊपर से अर्जुन जैसी प्रतिभा आकाश तलवार विद्यालय में होने से अगले कई 100 सालों की टेंशन खत्म हो गई। आखिर में बड़े विद्यालयों के कुछ बड़े भाई ही हिस्सा लेने आए जो चांगलांग देश में हिस्सा चाहते थे। बाकी कोई नहीं आया। शिखा सिंह कुछ दिन अर्जुन के पास रहीं और विद्यालय प्रतियोगिता में किसी को जख्मी नहीं होने पर फेन शियांगू के साथ चली गईं। कुछ दिनों में अर्जुन को लगा कि शिखा सिंह के उनके लिए ज्यादा भावनाएं हो गई हैं। बर्फ के टुकड़े का एक पहलू पिघल गया था। इन कुछ दिनों में अर्जुन को लगा कि एकलता जानबूझकर उससे बच रही थी। उसे देखने का तरीका भी अजीब था। अर्जुन को बहुत अजीब लग रहा था। क्या उनके कंबल इस्तेमाल करने की वजह से? अर्जुन को वो पैंटी याद आई जिसे उसने छुआ था। अर्जुन परेशान हो गया। मैं गलती कर गया, मैं अभी नया हूं, इसमें तजुर्बा नहीं है। अर्जुन को पछतावा हुआ। अर्जुन को याद आया कि उसे अपनी देवी जैसी गुरु की पैंटी पकड़ने पर बुरा लगा था, इसलिए उसने बिस्तर पर ही फेंक दी थी। अगर उस वक्त उठा लेता तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। एक निशानी भी मिल जाती। क्या उन्हें शक है कि उसने उनकी पैंटी से कोई गंदा काम किया? अर्जुन को लगा कि मामला बहुत गंभीर है और उसे साफ करना होगा, वरना वो हमेशा उसे उस अजीब नजर से देखती रहेंगी। उसे अब सहन नहीं हो रहा था। जितना ज्यादा सोचता उतना बेचैन होता। इसलिए अर्जुन एकलता के पास गया और उन्हें बुलाया। अर्जुन, इतनी जल्दी बुला रहे हो, क्या बात है?
एकलता ने हैरान होकर पूछा जब वो सीढ़ियां उतर रही थीं। पहली बार था जब अर्जुन ने इतनी जल्दी उन्हें बुलाया। अर्जुन ने जोर लगाकर सीरियस बोलने की कोशिश की। गुरु, मुझे उस वक्त की बात बतानी है जब मैं आपके कमरे से कंबल लेने गया था। मुझे गलती से आपकी पैंटी दिख गई और उस वक्त मुझे अजीब लगा कि देवी जैसी गुरु को भी पैंटी पहननी पड़ती है। थोड़ा यकीन नहीं हुआ। पक्का करने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा मैंने हाथ से छुआ। मैं कसम खाता हूं कि मैंने इससे और कोई काम नहीं किया। एक सांस में सब बोलने के बाद अर्जुन को राहत हुई। एकलता ने सिर झुका लिया और उनका चेहरा लाल हो गया। अर्जुन इतनी तेजी से बोल रहा था कि उन्हें बीच में रोकने का मौका नहीं मिला। खासकर जब उन्होंने सुना कि उन्हें पैंटी पहननी पड़ती है तो एकलता को शर्म आई, कुछ बोल नहीं पाई लेकिन थोड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि उनके दिल में काफी जगह थी। क्या तुम मुझे ये बताने बुलाए हो? एकलता ने शांत होकर धीरे से बोला। हाँ, इन कुछ दिनों से आप मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे मैं कोई गंदा चाचा हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था इसलिए साफ करना जरूरी था, वरना मुझे नींद भी नहीं आएगी। अर्जुन ने बेचैन चेहरे से बोला। जब एकलता को पता चला कि अर्जुन ने उनकी पैंटी से कुछ नहीं किया तो उन्हें थोड़ी शर्म तो आई लेकिन हैरानी भी हुई। पैंटी से क्या किया जा सकता है? उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन के दिमाग में बहुत सारी गंदी बातें हैं। किताबों और लोगों से सुनी बातों में कुछ अंडरगारमेंट्स की बातें भी थीं। विद्यालय प्रतियोगिता खत्म होने के बाद नया साल करीब आ रहा था। आकाश तलवार विद्यालय में हर जगह त्योहार का माहौल था। पहली बार था जब अर्जुन अपने घर से बाहर नया साल मना रहा था। अनजाने में एक साल बीत गया। अर्जुन को शर्मा कुल की याद आई और उसके विचार शर्मा कुल की तरफ गए जब उसे शर्मा गांव में त्योहार मनाते हुए का नजारा याद आया। उम्मीद है माँ ठीक हैं। माँ को मेरी याद आ रही होगी और वो मेरे लिए परेशान होंगी। उम्मीद है शर्मा कुल के बाकी लोग भी ठीक हैं। जब मैं निकला था तब फैंग यानफेई गर्भवती थीं और उन्होंने राहुल के बच्चे को जन्म दे दिया होगा। मतलब शर्मा कुल की चौथी पीढ़ी पैदा हो गई। उसे चंद्रकला और उस छोटी बच्ची की याद आई। उसे पता नहीं था कि क्या वो शर्मा कुल के साथ त्योहार मना रही हैं या अभी भी शर्मा कुल में ही रही हैं। चंद्रकला की छवि अर्जुन के दिल में बहुत गहरी थी और वो उस पवित्र, गरिमावान और खूबसूरत औरत को भूल नहीं पा रहा था। पापा, एक खुश आवाज ने अर्जुन के विचार तोड़ दिए। जब उसने सिर उठाया तो एकलता लाडेश्वरी का हाथ पकड़े जा रही थी जो परी जैसे कपड़े पहने थी और उसकी तरफ आ रही थी। एक असाधारण शालीन देवी और एक बहुत प्यारी छोटी बच्ची का नजारा इतना खूबसूरत था जैसे धुंध। अर्जुन सन रह गया। क्या हुआ? घर और माँ को याद आ रही है? एकलता की नर्म आवाज गूंजी। हालांकि अर्जुन ने उस संगीत जैसी आवाज एक साल से सुनी थी फिर भी उसे बहुत खुशी हुई। माँ, मुझे माँ क्यों नहीं, मुझे माँ चाहिए, लाडेश्वरी अचानक शोर मचाकर बोली। अर्जुन और एकलता ने एक दूसरे को देखा फिर उस बच्ची को देखा जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लाडेश्वरी, सच में तुम्हारी बुआ ही तुम्हारी माँ है। याद करो जब पहली बार उन्होंने तुम्हें देखा तो कितनी खुश थीं। उन्हें डर था कि तुम पहचान ना पाओगी इसलिए उन्होंने बुआ बोला। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनसे मिलती जुलती हो? वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी और सबसे अपनी हैं। अर्जुन ने बेसहारा झूठ बुना। लाडेश्वरी अभी छोटी थी तो जो भी बोलते वो मान लेती, इसलिए उसे खुश करने के लिए झूठ बोलना पड़ा। 4-5 साल की उम्र में यादें धुंधली होती हैं। एकलता हल्की मुस्कुराहट लेकर अर्जुन को बच्ची से बात करते देख रही थी। उन्हें खुशी हुई, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें माँ बाप और रिश्तेदार ना होने का दिल से अकेलापन पता था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि बच्ची को ये अकेलापन फिर से महसूस हो। बच्ची को यकीन दिलाने के लिए एकलता ने सिर हिलाया और बोली कि सच है। जब बच्ची खुशी से पापा और मामा बोली तो एकलता का चेहरा लाल हो गया। अर्जुन ने खुश लाडेश्वरी को गले लगाया। नजारा इतना खूबसूरत था कि सांस रुक जाए। तीनों साथ मिलकर खुश थे, जैसे स्वर्ग का नजारा हो। अर्जुन ने सोचा था कि नया साल अग्निज्वाला के साथ धरती स्वर्ग में मनाएगा लेकिन लाडेश्वरी की शरारत से वो हैंडल नहीं कर पाया। ऊपर से एकलता भी अकेली थी। अब ठीक था क्योंकि उन्हें एक परी जैसी बेटी मिल गई थी। अर्जुन पहाड़ पर रहने का एक और कारण अद्वितीया का साथ देना था। उसे अग्निज्वाला से मिलने का मौका आधे साल बाद भी नहीं मिला। अग्निज्वाला भी काफी अकेली थी। आतिशबाजी जल्दी ठंडी हो जाती है। सुंदर औरतें इतनी अकेली होती हैं कि खुद को ही निहारती रहती हैं। बैंगनी जैद अमर लोग के फल पक गए थे लेकिन इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन ने एकलता को 2 धीरन संवर्धन फल दिए और बच्ची को भी कुछ दिए। उसे मदिरा सुगंध फल भी काफी जमा हो गए थे। अर्जुन सोचता रहता था कि वो बैंगनी जैद अमर लोग की 4थी श्रेणी पर कब पहुंचेगा। उसे दीर्घायु फल की भी चिंता थी और बच्ची का 7 छिद्र रहस्यमय हृदय कम हो सकता है या नहीं। क्या बैंगनी जैद अमर लोग की 4थी श्रेणी का इनाम बच्ची की उम्र बढ़ा सकता है? अर्जुन को अंदाजा था कि स्पेशियल रियल्म का लेवल बढ़ना औरतों से जुड़ा है। उसने 2 औरतों के साथ संबंध बनाए थे और रियल्म 2 बार लेवल अप गया था। क्या हर बार औरत के साथ संबंध बनाने पर लेवल बढ़ता है?
कई बार अर्जुन को पैसों के लिए काम करने वाली औरतें ढूंढने का मन करता। नए साल की घंटी बजी। चांद की रोशनी और प्रकाश पाषाणों की रोशनी में पूरा आकाश तलवार विद्यालय खूबसूरत लग रहा था। दूर से देखने पर लगता था जैसे एक बड़ा चांदनी तलवार हो। नीले आसमान जैसा एक तिरछा अंगूठा पूरी दुनिया को घमंड से देख रहा हो। अर्जुन और एकलता ने बच्ची का हाथ पकड़कर आकाश तलवार पहाड़ पर टहलने ले गए। अर्जुन को हैरानी हुई कि जवान लड़के और लड़कियों की जोड़ियां मिलीं। ज्यादातर लड़के आकाश तलवार विद्यालय के रक्षक थे, लेकिन कुछ सेवक भी थे। औरतें जरूर जयश्री चोटी की ही होंगी। चांदनी में वो बहुत करीब थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। जब भी वो अर्जुन या एकलता को देखते, चाहे वो चूम रहे हों या गले लगे हों, वो रुक जाते और अजीब से बोलते, नमस्कार एकलता गुरु। नमस्कार अर्जुन बड़े भाई। हम बस गुजर रहे थे, माफ करना परेशान किया। आप लोग आगे बढ़िए। अर्जुन ने हंसकर उन्हें और एकलता को चुप करा दिया। बच्चे की माँ, आकाश तलवार विद्यालय में लड़का लड़की के मिलने पर रोक तो नहीं है ना? अर्जुन ने हंसकर बोला। एकलता बेशक हैरान हुई और अर्जुन को तीखी नजर से देखा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं देखा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने मजाक किया था, लेकिन बोलते ही पछतावा हुआ। उसे बस उम्मीद थी कि ये बात जल्दी खत्म हो। आकाश तलवार विद्यालय दोनों की मर्जी से मिलने पर रोकता नहीं, लेकिन ज्यादा बाहर ना जाएं। आकाश तलवार विद्यालय का नया साल बहुत सादा था। हालांकि हर जगह लाइटें और झंडे लगे थे और माहौल त्योहार जैसा था, लेकिन पहाड़ से दूर चांगलांग देश का नाइट सीन देखने की बात ही क्या थी। ड्यूटी पर लगे शिष्यों को छोड़कर बाकी सबको नए साल में जाने की इजाजत थी। उन्हें घर जाकर रिश्तेदारों से मिलने के लिए 1.5 से ज्यादा वक्त मिलता था। जब अर्जुन और एकलता बच्ची को घुमाने ले गए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि अद्वितीया अकेली कहाँ थी। जब उन्होंने अर्जुन को एकलता के साथ और एक बहुत प्यारी बच्ची के साथ खड़ा देखा तो उन्हें नजारा बहुत सुंदर और जुड़ा हुआ लगा, लेकिन उनके दिल में थोड़ी निराशा थी। तुमने कहा था कि तुम पूरी कोशिश करोगे मुझे पाने के लिए। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी औरत बनूंगी, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं हूं? तुम मुझसे और दूर क्यों जा रहे हो? अद्वितीया ने चुपचाप अर्जुन और एकलता की सिलुएट को धुंधला होते देखा। अर्जुन के गायब होते देख उनके दिल में जो रोक था वो भी खत्म हो गया। 2 बूंद साफ आंसू उनकी खूबसूरत आंखों से निकले और उन्होंने मुड़कर जयश्री चोटी की तरफ कदम बढ़ाया। अध्याय 194 महान जीवन वापसी गोली का मुश्किल नुस्खा। अर्जुन अभी भी बच्ची और एकलता के साथ खुशी से खेल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि अपनी पीढ़ी की अद्भुत खूबसूरती ने उसके हर निशान को मिटाने की कोशिश कर रही थी। जब वो वापस हॉल की तरफ जा रहे थे तो चांदनी में कई जगह छोटे छोटे दावत लगे थे। वो खुशी से बातचीत कर रहे थे, शराब पी रहे थे और औरतों की बातें भी कर रहे थे। एकलता और अर्जुन, यहाँ आओ। अर्जुन ने सिर घुमाया और देखा कि शतायुष अभी अभी हॉल से बाहर आए थे और उन्हें बुला रहे थे। हॉल में जाकर उन्हें पता चला कि शतायुष, गोंगसुन सानिक्यान और जयश्री भी शराब पी रहे थे। अर्जुन और एकलता भी टेबल पर शामिल हो गए और माहौल गर्म हो गया। एकलता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अब ऐसे जीवन जी रही हो। तुम और अर्जुन बच्ची को घुमाते हो और बच्ची तुम्हें मामा और पापा बुलाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। शतायुष ने हंसकर बोला। गोंगसुन सानिक्यान और जयश्री ने भी मुस्कुराकर एकलता और अर्जुन को देखा। अर्जुन बेशर्मी से मुस्कुराया, जबकि बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रही थी, जैसे देखने का मुकाबला कर रही हो कि किसकी आंखें बड़ी हैं। एकलता शर्म से मुस्कुराई और उनकी नजरें बच्ची पर गईं। उनकी आंखें सूरज, चांद और तारों जैसी चमक रही थीं और बहुत नर्म हो गईं। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और उनकी नजरों में एक अजीब सी परेशानी थी। आखिर में ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ दिखा और वो मुस्कुराई और सिर हिलाया। शतायुष ने मुस्कुराकर बोला, ठीक है, ऐसे भी अच्छा है। हमें तुम्हें ऐसे भी पसंद है। तुमने इतने साल बहुत बोझ उठाए हैं, अब इन्हें नीचे रखने का वक्त आ गया है। कभी कभी नीचे रखना मतलब ऊपर उठाना भी है। शतायुष की लंबी भौहें और आंखों में अक्ल की झलक थी और वो गहराई से भरी हुई थी, जैसे कोई अनंत गड्ढा हो। एकलता ने शतायुष को देखा। अपनी गुरु के अलावा जो अब नहीं थी, उन्हें इस अपार अक्ल वाले बड़े भाई का सबसे ज्यादा सम्मान था और उनकी बातें सबसे ज्यादा मानती थीं। ये वो फील था जो पहले वो अपने पिता के लिए महसूस करती थीं। शतायुष उनके लिए भाई भी थे और पिता भी। उनके बोलने का तरीका, क्या उन्हें बच्ची का साथ छिद्र रहस्यमय हृदय पता चल गया था या अर्जुन के बारे में कुछ पता था? क्या अर्जुन की उनसे कोई कनेक्शन है? उन्होंने सोचा कि अगर इस लड़के के साथ उलझना पड़ा जो दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा है तो कैसा रहेगा। उन्हें मैदान पर उसका क्रूर अंदाज याद आया और फिर वो नरमी और धीरजबानी जब वो बच्ची को खिलाता था। एकलता को अनजाने में लगने लगा कि ये लड़का बहुत आकर्षक और रहस्यमय है। आओ आओ, सब पीते हैं। गोंगसुन सानिक्यान ने शराब उठाकर हंसा। बाकी सबने भी जल्दी से गिलास उठाए और पी लिया। आज यहाँ सब दोस्त हैं, आराम से बात करते हैं। गोंगसुन सानिक्यान ने मुस्कुराकर बोला। वो आखिरी लेवल के योद्धा थे और उनमें एक तजुर्बेकार और ऊंचे दर्जे के माहिर का अंदाज था।
खैर किस्मत से बाकी सब कई सालों के दारा भाई बहन थे। अर्जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लाडेश्वरी के पास 7 छिद्र रहस्यमय हृदय था और उसे पता चल जाता था कि सामने वाले का इरादा बुरा है या नहीं, इसलिए उसे किसी से डर नहीं लगता था। अर्जुन, तुम इतने चमकदार थे कि हम सब अंधे हो गए। खुशी है कि तुम हमारे आकाश तलवार विद्यालय के हो। एकलता ने अच्छी नजर रखी। हा हा हा। इतना बोलकर जयश्री ने हल्का हंसा। उनकी हंसी में एक परिपक्वता थी जिससे अर्जुन को गुफा वाला नजारा याद आ गया। उसे साफ याद था कि 2 बर्फ जैसी खूबसूरत और भरी हुई बॉडी वाली औरतें एक दूसरे से लिपटकर मस्ती कर रही थीं। आज उनकी खूबसूरत हंसी अर्जुन के कानों में खूबसूरत कराहट बनकर गूंजी। ऐसी आकर्षक औरत को सिर्फ औरतें पसंद हैं। अर्जुन को लगा कि बहुत बर्बादी है। इस नाजुक और आकर्षक तीसरी बुआ के सामने वो बस भले मन से हंस सकता था, उसे अंदर से उनसे जुड़ना नहीं था। वक्त होने पर अर्जुन और एकलता ने बच्ची को बादल धुंध चोटी वापस ले आए। नए साल का पहला दिन होने के बावजूद अर्जुन वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहता था। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और बैंगनी जैद अमरलोक में गया। आज वो दिन था जिसका अर्जुन बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। महान जीवन वापसी गोली का नुस्खा आने वाला दिन था। अर्जुन ने स्वर्ण घाव औषधि बनाना जारी रखा जबकि अनुभव का लेवल बहुत ही थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन पूरा करने के लिए अर्जुन को बैंगनी जैद अमरलोक में 1 हफ्ते तक रसायन बनाते रहना होगा। उसने बेनाम डाली को देखा। उसमें एक नई मजबूत डाली निकली थी जिसमें से बहुत ज्यादा जीवन शक्ति आ रही थी, लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में क्या है। इसके बढ़ने में लगने वाला वक्त बहुत अजीब था, लेकिन इसी वजह से अर्जुन को और जानने की उत्सुकता हो रही थी। बैंगनी जैद अमरलोक में हर बार जाते ही इस बेनाम डाली को देखना उसकी आदत बन गया था कि कहीं फूल तो नहीं आया या फल तो नहीं लगा। उसने बैंगनी जैद अमरलोक की जड़ी बूटियों को देखा। हालांकि ये सिर्फ 2 साल पुरानी थी, लेकिन 200 साल पुरानी हो चुकी थीं। बस देखते ही उसे बहुत संतुष्टि हुई। 200 साल की जड़ी बूटियां होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 8 साल में ये सब 1000 साल की जड़ी बूटियां बन जाएंगी। सोचकर कि उसके पास 1000 साल की जड़ी बूटियों का बड़ा मैदान होगा, अर्जुन उत्साहित हो गया। अगर वक्त 8 साल आगे चला जाता तो और भी अच्छा होता। अचानक एक विचार आया और अर्जुन धीरे धीरे बैंगनी जैद अमरलोक में चला। जब उसने पहली बार बैंगनी जैद अमरलोक का इंस्पेक्शन किया था तब से उसने इस जगह को प्रैक्टिस ग्राउंड समझ लिया था। आज एक और धीरी चाल से घूमने के बाद उसे पता चला कि जगह काफी बड़ी है। 50-60 बीघा जमीन असल में काफी बड़ी है। लिखित शिला पर ज्यादा बदलाव नहीं देखकर उसने उम्मीद की कि चौथे स्वर्गीय स्तर के शब्द के बाद कोई लिखावट हो। स्वर्ण कछुए को देखा जो किनारे पर आलसी से रेंग रहा था। अर्जुन चुप रह गया देखकर कि उसने फिर से अपने 4 पैर हवा में लटका रखे थे। क्या ये बाकी कछुओं को परेशान नहीं करता जो सिर्फ रेंग सकते हैं? एक टन की आवाज सुनकर अर्जुन ने खुशी से आंखें खोलीं। उसे महान जीवन वापसी गोली का नुस्खा मिलने के लिए जरूरी अनुभव पूरा हो गया था। वो हल्की आवाज अर्जुन के लिए बहुत सुकून देने वाली थी। उत्साह में भरा अर्जुन ने अपने दिमाग में महान जीवन वापसी गोली के नुस्खे को देखा। महान जीवन वापसी गोली का नुस्खा: जीवन का फूल, 1000 साल पुराना हिरण का सींग, खून लाल कैमेलिया, 1000 साल पुरानी कैमेलिया का खून, 5000 साल पुराने कछुए का खून, 1000 साल पुराने बाघ की हड्डियों का पाउडर, फीनिक्स की पूंछ, ऊर्जा संवर्धन फल, चुस्ती संवर्धन फल, धीरण संवर्धन फल, शरीर संवर्धन फल, शैतानी पेड़, 1000 साल पुराना खून मूंगा। अरे अरे अरे! अर्जुन उदास होकर नुस्खा पूरा देखने की कोशिश कर रहा था। उसने जीवन का फूल का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन नाम सुनकर ही पता चला कि ये आम चीज नहीं है। खून लाल कैमेलिया तो सुनी थी लेकिन देखी नहीं थी। 1000 साल पुराना हिरण का सींग और 5000 साल पुराने कछुए का खून बोला सकता था। 1000 साल पुराने बाघ की हड्डियों का पाउडर। वो बच्ची के सफेद जैद बर्फ बाघ से नहीं निकाल सकता था। ऊपर से वो बाघ भी 1000 साल का नहीं हुआ था। फीनिक्स की पूंछ सुनकर ही अर्जुन का सिर दर्द करने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में इसका मतलब फीनिक्स की पूंछ से निकले हुए पंख होते थे। उसे नहीं पता था कि नव महाद्वीपों का संसार में फीनिक्स है या नहीं। उसके पास ताकत संवर्धन फल, चुस्ती संवर्धन फल और धीरण संवर्धन फल थे, लेकिन शरीर संवर्धन फल कहां से लाए? 1000 साल पुराना क्लैम तो 1000 साल पुराने बाघ की हड्डियों के पाउडर से भी मिलना मुश्किल था। शैतानी पेड़ और 1000 साल पुराना खून मूंगा ने तो अर्जुन को पूरी तरह से बेसहारा कर दिया। एक तो बिल्कुल गायब और दूसरा समुद्र की तलहटी में कहीं गहराई में। ये तो बहुत उदास करने वाला है। ये कैसा नुस्खा है? अर्जुन ने बेसहारा होकर एक लंबी सांस ली। नुस्खा होने का क्या फायदा जब सामग्री जमा नहीं हो सकती? अर्जुन को कितना अच्छा होता अगर फीनिक्स की पूंछ की जरूरत ना होती। अगर सामग्री ऐसी जड़ी बूटी होती जो फीनिक्स की पूंछ जैसी दिखती हो, वरना ये तो उसे मौत की तरफ धकेल रही है। फीनिक्स की पूंछ से निकले पंख, नाम सुनकर ही उसे परेशान होता।
बाकी सामग्री जैसे 1000 साल पुराने क्लैम का खून, 1000 साल पुराने बाघ की हड्डियों का पाउडर और 1000 साल पुराना खून मूंगा तो अभी कुछ हद तक मुमकिन लगते थे। ठीक है, उसने महान जीवन वापसी गोली के असर देखना भूल गया था। भले ही वो ना बना पाए, असर तो देखने चाहिए। महान जीवन वापसी गोली के असर इस्तेमाल करने वाले की कुल ताकत 20% बढ़ाती है, उम्र 20 साल बढ़ाती है और अंदरूनी चोटें जल्दी ठीक करती है। गोली खाने के पहले 1 घंटे के लिए ताकत दोगुनी हो जाती है और 1 महीने के लिए ताकत आम इंसान जैसी हो जाती है। हर इंसान सिर्फ 1 ले सकता है। 1 से ज्यादा लेने पर सिर्फ अंदरूनी चोटें ठीक होंगी। अर्जुन ने नुस्खे को सन रह कर देखा। कुल ताकत 20% बढ़ाना छोटी जीवन वापसी गोली जैसा ही असर था। उम्र 20 साल बढ़ाना भी अच्छा था। सबसे अजीब असर यह था कि 1 घंटे के लिए ताकत दोगुनी हो जाती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें पीट रहा हो और जान को खतरा हो तो अचानक तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाए। 1+1 2 हमेशा बराबर नहीं होता। अर्जुन ने दवाई के असर को चाहते हुए देखा, लेकिन फिर सोचा कि इसे अभी किनारे रख दे और अगली जानकारी देखे। वहां सिर्फ एक लाइन थी कि सुंदरता गोली के लिए उसे 2 लाख अनुभव और चाहिए। सुंदरता गोली 3 लाख अनुभव वाली चीज क्या होगी? वो महान जीवन वापसी गोली से जो उसे थकान हुई थी वो 1 लाख अनुभव वाली थी। अगली नुस्खा देखना तो बहुत दूर की बात थी। शायद उसकी पूरी जिंदगी में वो एक भी ना बना पाए। असर देखकर ना बना पाने की निराशा और उदासी में अर्जुन बहुत दुखी था। उसे अगली नुस्खा हासिल करने के लिए अनुभव जमा करने का मन भी नहीं था और ना ही स्वर्ग तय करने वाली गोली का। आखिर में अर्जुन ने अपने नकारात्मक विचारों को दूर धकेल दिया। हालांकि नव महाद्वीपों का संसार में कुछ भी हो सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में वो नुस्खा बाजार में 1 रुपये में बेच सकता। एक फटे हुए कपड़े वाला माहिर खरीद लेता, लेकिन आखिर में दुनिया को बचा लेता। उम्र 20 साल बढ़ाने का असर सुनकर अर्जुन को लाडेश्वरी की याद दिलाया। अगर वो ये बना पाता तो लाडेश्वरी की उम्र 20 साल और बढ़ जाती। दीर्घायु फल के साथ मिलाकर 30 साल हो जाते। 30 साल और मिलने से उसे बच्ची को बचाने वाली दवाइयां ढूंढने का मौका ज्यादा मिलता। अर्जुन बेसहारा था। सोने का पहाड़ खड़ा हो लेकिन भूखे मरने जैसी फीलिंग सबसे बुरी है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गुस्से में अर्जुन ने बाघ की गर्जना छोड़ दी और अपना गुस्सा निकाल दिया। ताई ची, वो पागलों की तरह बार बार ताई ची की मुद्राएं दोहराता रहा। ऐसी दिमागी को शांत करने वाली मुक्की विद्या का भी बहुत असर होता है। वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। अध्याय 195 साल की पहली बर्फबारी। वो पागलों की तरह बार बार ताई ची की मुद्राएं दोहराता रहा। ऐसी दिमागी को शांत करने वाली मुक्की विद्या का भी बहुत असर होता है। वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। सुबह होते ही नए साल का पहला दिन था। पिछली रात नया साल की पूर्व संध्या थी और आकाश तलवार विद्यालय के कई लोग रात जागकर बिताए थे। इसलिए आम दिन वाली प्रैक्टिस करने वाले शिष्य बहुत कम थे। अर्जुन सुबह जल्दी उठा तो देखा कि सफेद बर्फ गिर रही थी। जमीन पर पहले से ही मोटी बर्फ की चादर जम चुकी थी। हर जगह चांदी जैसा सफेद रंग फैला हुआ था और दुनिया अविश्वसनीय खूबसूरत लग रही थी। शायद आधी रात से बर्फबारी शुरू हुई होगी। सर्दियाला में बर्फ अच्छी फसल का संकेत है और आशीर्वाद का निशान है। बर्फ के फूलों का नजारा अर्जुन को बहुत पसंद था। वो अनंत साफ सफेद देखकर लगता था जैसे ये दिल को भी धो दे। अपने मकान के बाहर बर्फ पर चलते हुए अर्जुन जो मुख की प्रैक्टिस करने वाला था, अचानक हलचल हुआ और उसे लाडेश्वरी दिखी जो मोटे भरे हुए कपड़े में थी। वो उछल कूद कर उसकी तरफ आ रही थी और हवा में उड़ती बर्फ के साथ उसकी साफ हंसी गूंज रही थी। एकलता सफेद कपड़ों में सजी हुई पीछे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी बर्फ के फूलों में चल रही हो। नजारा इतना खूबसूरत था कि आंखें झपक गईं। अर्जुन को उनकी खूबसूरती का बयान नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो इंसानी दुनिया से परे की हैं और इस दुनिया का खाना नहीं खाती। उनका एक भौं उठना या एक हंसी उन्हें देखने वालों के दिल पर असर करती थी। उनकी शक्ल स्वर्ण पंख वाली शिखा सिंह जैसी भारी शान नहीं थी और न पहाड़ नदियां जैसा विशाल वातावरण था। उनकी खूबसूरती इस बात में थी कि वो इंसानी दुनिया से ऊपर थीं। दोनों अलग अलग खूबसूरती के दो छोर थीं। पापा, बर्फ पड़ रही है। लाडेश्वरी खुशी से चिल्लाई और इधर उधर दौड़ी। अर्जुन ने प्यारी बच्ची को उठाया और हवा में कुछ बार ऊपर फेंका। बच्ची की साफ हंसी गूंजी और ये आवाज शांत बादल धुंध चोटी में गूंजी। एकलता बगल में खड़ी होकर चुपचाप नजारा देख रही थी। उन्हें ये गर्म वातावरण अच्छा लगा। उन्हें अपना बचपन याद आया जब उनके पिता ने भी ऐसे ही उनके साथ खेला था। वो मुस्कुराईं। सन होकर अर्जुन और लाडेश्वरी को देखती रहीं। लाडेश्वरी, क्या तू पापा के लिए बाघ रूप दिखा सकती है? अर्जुन ने मुस्कुराकर बच्ची से थोड़ी देर खेलने के बाद बोला। ठीक है, ठीक है। हालांकि उसने मोटे कपड़े पहने थे लेकिन फिर भी उनकी फिगर सही लग रही थी। जब उसने हिरण दौड़ दिखाया तो अर्जुन की आंखें चमकीं। उसकी उछलकूद लगभग परफेक्ट थी। जब उसने बाघ रूप दिखाया तो अर्जुन को 7 छिद्र रहस्यमय हृदय की ताकत का और अंदाजा हुआ। लाडेश्वरी ने जब बाघ रूप दिखाया तो उसमें से एक हल्का सा क्रूर अंदाज निकला।
उसकी दोनों बाहें मजबूत हो गईं जैसे वो एक छोटी सी क्रूर बाघिन हो। उसने बाघ रूप का सार महसूस कर लिया। बाघ कटाना, बाघ झपटना, बाघ उठाना, लाडेश्वरी ये सारे बुनियादी हरकतें आराम से कर सकती थीं। अर्जुन ने उसे अपनी 9 जानवर नकल तकनीक के अलावा कुछ नहीं सिखाया जो शरीर को बनाने वाली तकनीक थी। पैंटी वाली घटना के बाद से एकलता और उसके बीच का मूड हमेशा थोड़ा अजीब रहता था। हालांकि अर्जुन ने खासतौर से एकलता से मिलकर अपनी बात साफ की थी। इसलिए अर्जुन को अच्छा लगता जब वो और एकलता साथ हों तो बच्ची भी साथ हो, क्योंकि तब माहौल नेचुरल लगता। सुबह एकलता उसके पास आई तो अर्जुन को अजीब लगा। उसने देवी जैसी गुरु की तरफ देखा, नहीं पता था कि वो क्या सोच रही हैं। उसे समझ आया कि वो अर्जुन और लाडेश्वरी को देखकर सन हैं। बच्ची खाना मांगने आए है। अर्जुन ने एकलता की बात सुनकर मुस्कुराए। शिखा सिंह के जाने के बाद अर्जुन ने बादल धुंध चोटी में एक तालाब बना दिया था और उसमें काफी काली मछलियां और कछुए डाल दिए थे। ये एक झूठ था क्योंकि एकलता ने 100 कोस नगर में इसका स्वाद चखा था और उन्हें शक होता था कि इसमें कोई राज छुपा है। लेकिन फिर भी मदिरा सुगंध फल से बनाया खाना इससे ज्यादा अच्छा लगता था। इसलिए जब शिखा सिंह जख्मी थी तब बच्ची को एक बार चखाने के बाद से वो लगभग हर रोज अर्जुन के पास खाना मांगने आती थी। आज तो एकलता भी साथ आई। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों एक परिवार हों और नए साल का नाश्ता कर रहे हों। एकलता थोड़ी सन्ही थी। कितने साल बीत गए जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ था। सब साथ मिलकर खुशी से खाना खाने का नजारा उन्हें बयान नहीं किया जा सकता था। उन्हें थोड़ा पुराना लगा। सोचा कि ये यादगार बनकर दिल में उतर जाएगा। नए साल का पहला दिन था और ऐसा लग रहा था जैसे नए साल के साथ नई जिंदगी आ रही है। दूर लाडेश्वरी बर्फ की गोलियां बना रही थी। उसकी साफ हंसी बंद नहीं हो रही थी। गुरु, नव महाद्वीपों का संसार कितना बड़ा है। अर्जुन ने नीचे विशाल और अनंत नजारे की तरफ देखा। वहां से बहुत बड़ा चांगलांग देश भी छोटा लग रहा था। इसके बारे में कोई पक्का नहीं जानता कि नव महाद्वीपों का संसार कितना बड़ा है, इसलिए कि किसी ने इसके आखिर तक नहीं पहुंचा है। और कई जगहें बहुत खतरनाक हैं। एक बार उनमें घुसने पर वापस नहीं आया जाता, चाहे उसकी साधना कितनी भी हो। अनगिनत लोग इन अज्ञात खतरों का शिकार होकर मरते हैं। एकलता ने वहां देखकर बोला जहां अर्जुन की नजरें उत्सुकता से लगी थीं। मुझे दिलचस्प है कि सबसे ताकतवर लोग का लेवल क्या होगा और क्या बाहर का दुनिया ज्यादा मजेदार होगा। गुरु, क्या आपने कभी नव महाद्वीपों का संसार छोड़कर बाहर जाने का सोचा? अर्जुन ने अपनी नजर एकलता की तरफ मोड़ी जो उसे देख रही थी। एकलता अर्जुन की बातें सुनकर सन रह गईं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्या वो उनके साथ बाहर जाना चाहता था? उस वक्त उन्हें इस सादी सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा था। आखिर में उन्होंने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाया। थोड़ी उलझन भरी नजरों से दूर देखते हुए बोली, क्या तुम्हें बुजुर्ग की बातें याद हैं? जब तुम चीजें नीचे रखना सीखोगे तो शायद असल में उठाना सीख जाओगे। या यूं कहें कि तुमने अभी तक सच में नीचे नहीं रखा। अर्जुन की बातें सुनकर एकलता की उलझन भरी नजरें चमक उठीं और उन्होंने अर्जुन को बहुत बहुत गंभीरता से देखा। अर्जुन को उस तीखी नजर से थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने अपना नाक रगड़ा और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। उसका थोड़ा दैत्य और शालीन चेहरा एकलता को हैरान कर गया। इतना शर्मीला अर्जुन भी दिखता और उसका शर्मीला अंदाज बहुत प्यारा लग रहा था। बस सही वक्त पर दूर से बच्ची ने पुकारा तो अर्जुन जल्दी से एकलता से बच निकल पाया। अपना सीधा कद देखकर एकलता की हल्की मुस्कुराहट और भी नर्म हो गई। दोपहर के वक्त अर्जुन ने सोचा कि उसे अद्वितीया से मिलना चाहिए। पिछले 1 महीने से उन्हें देखा भी नहीं था। जब अर्जुन जयश्री चोटी पर पहुंचा तो जयश्री चोटी की शिष्याएं उसके बड़े भाई की पहचान और मैदान पर उसके क्रूर अंदाज को देखकर थोड़ी डरी हुई थीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर बोला कि वो अद्वितीया से मिलना आया है। 2 जवान लड़कियां जल्दी से गईं और संदेशा भिजवाया। जल्दी ही दोनों वापस आई लेकिन वो पहचानी सी शक्ल नजर नहीं थी। अर्जुन थोड़ा सन रह गया।